नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एनजीओ प्रथम ने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एसआर 2022 जारी की। केंद्र सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों और घरेलू विनिर्माताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चीन से जल युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत अरुणाचल प्रदेश में बांधों के निर्माण तथा रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। हैदराबाद में भारत के पहले स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की जाएगी। और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। एनजीओ प्रथम ने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER यानी SR 2022 रिपोर्ट जारी की है। ASER नागरिकों के नेतृत्व में आयोजित वार्षिक पारिवारिक सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के द्वारा ये समझने का प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या फिर नहीं, और वे स्कूलों में क्या सीख रहे हैं। SR सर्वेक्षण पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नाम से एक अलग सर्वे कराता है। ये सर्वेक्षण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की अधिगम क्षमता पर व्यवस्थित फीडबैक प्रदान करता है। ASER 2022 वर्ष 2018 के बाद से पहला फील्ड आधारित बेसिक राष्ट्रव्यापी ASER है। SR 2022 के तहत 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था। ये सर्वेक्षण उनकी स्कूली शिक्षा की स्थिति को रिकॉर्ड करने और उनके बुनियादी पाठन और अंकगणितीय कौशल का आकलन करने पर लक्षित था। SR 2022 में कई प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग में कुल नामांकन वर्ष 2022 में 98.4% था। इसमें यह बताया गया कि वर्ष 2018 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। वहीं 15 से 16 वर्ष की लड़कियों का अनुपात जिनका कहीं नामांकन नहीं हुआ है वर्ष 2022 में 7.9% थी। इसमें कमी आई है। इसके अलावा पहली से 7वीं कक्षा तक के बच्चे जो कि शुल्क वाली प्राइवेट ट्यूशन क्लास ले रहे हैं, 2022 में ऐसे बच्चे 30.5% थे। इसमें 2018 की तुलना में वृद्धि हुई है। वहीं कक्षा 3 के विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता की बात करें तो वर्ष 2022 में ये 20.5% थी। इसमें 2018 के रुझानों की तुलना में कमी आई है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की अंकगणितीय क्षमता की बात करें तो वर्ष 2022 में ये 25.9% थी, यानी कि इसमें भी कमी आई है। शिक्षा की औसत उपस्थिति की बात करें तो वर्ष 2022 में ये 87.1% थी, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। विद्यालय जिनमें पेयजल उपलब्ध है वर्ष 2022 में ये 76% थे, इनमें भी वृद्धि हुई है। और विद्यालय जहां पर छात्राओं के उपयोग योग्य शौचालय मौजूद हैं, ऐसे विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2022 में ऐसे विद्यालय 68.4% थे। अगला टॉपिक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वित्तीय तनाव वाले कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध बाजार तंत्र है। इसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कार्यान्वित करता है। IBC 2016 की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इसमें बदलावों का प्रस्ताव किया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की। इसमें जो प्रस्तावित परिवर्तन है उसमें कहा गया है कि IBC के तहत कई प्रक्रियाओं जैसे कि मामला प्रबंधन, नोटिस के वितरण आदि को न्यूनतम मानव हस्तक्षेपों के साथ संभालने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आवेदन स्वीकृति के लिए कहा गया है कि वित्तीय ऋणदाता कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आवेदन से पहले सूचना उपयोगिताओं पर डिफॉल्ट या विवाद उत्पत्ति का पता लगाएंगे। न्याय निर्णयन प्राधिकरण अनिवार्य रूप से आवेदन को स्वीकार करेगा और यदि डिफॉल्ट सिद्ध हो जाता है तो CIRP को शुरू करेगा। ये IBBI की सिफारिश पर अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करेगा। ये IBC नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगा सकता है। अगला क्षेत्र है दिवाला समाधान प्रक्रिया। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को नया स्वरूप दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों को भी पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान फ्रेमवर्क के दायरे में लाया जाएगा। रियल एस्टेट मामलों में CIRP प्रावधान केवल डिफॉल्ट हो चुकी
रियल एस्टेट परियोजनाओं पर ही लागू होंगे। केंद्र सरकार विशेष CIRP में प्रशासक की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा परिसमापन प्रक्रिया को लेकर ये कहा गया है कि परिसमापन प्रक्रिया को पुनर्गठित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि यदि परिसमापन संभव नहीं है तो ऋणदाताओं की समिति कंपनी के प्रत्यक्ष विघटन के लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेगी। CIRP और परिसमापन प्रक्रिया के बीच गतिविधियों के दोहराव को समाप्त किया जाएगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC परिसमापक की कार्यप्रणाली की निगरानी और समर्थन करेगी। साथ ही परिसमापन प्रक्रिया में सभी निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के बारे में ये कहना है कि IBBI मूल्यांकन संबंधी सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के एक विशेष वर्ग को पंजीकृत और विनियमित करेगा। दरअसल कॉर्पोरेट दिवाला होना एक ऐसी स्थिति होती है जब कंपनी ऋणदाताओं को उनके ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती है और IBC के अंतर्गत 3 तरह की समाधान प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहला तरीका है CIRP का। ये क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है। ये न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की राशि के डिफॉल्ट के लिए किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के कॉर्पोरेट दिवाला को हल करने से संबंधित है। ये प्रक्रिया 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी होती है और अधिकतम अवधि 270 दिन निर्धारित है। ये MSMEs दिवाला के त्वरित समाधान के लिए डेब्टर इन पोजीशन मॉडल है। ये समाधान योजना के लिए स्विस चैलेंज की अनुमति देता है और इसे 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना होता है। और तीसरी प्रक्रिया है FIRP। इसमें 1 करोड़ रुपए से कम की परिसंपत्ति मूल्य वाली लघु आकार की कंपनियों, स्टार्टअप्स और गैर सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल किया जाता है। इसे 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना होता है। अगली खबर WTO से संबंधित है। नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को WTO के सदस्यों और घरेलू विनिर्माताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने चीन से बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने और पश्चिमी बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से QCO का मसौदा जारी करने की योजना बनाई है। भारत के इस कदम को WTO में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एल्यूमीनियम, तांबे आदि से बने उत्पादों के लिए 50 QCOs जारी करने की योजना बना रहा है। QCOs भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय या विभाग जारी करते हैं। इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जाता है। QCO का उद्देश्य सार्वजनिक हित में मानव, जानवर या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम आदि के लिए उत्पादों द्वारा अनिवार्य भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इन आदेशों के तहत उन उत्पादनों के उत्पादन, बिक्री या व्यापार, आयात और भंडारण की तब तक की अनुमति नहीं होगी जब तक इन पर BIS चिन्ह ना हो। QCO का लाभ ये होगा कि उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे। इसके अलावा गुणवत्ता युक्त विनिर्माण के माध्यम से भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। हालांकि नए QCOs से संबंधित चिंताएं भी हैं। WTO सदस्यों की चिंताएं ये हैं कि इनका व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही किसी विशेष देश से आयातों को अनुमति देने में देरी की जा सकती है। वहीं घरेलू विनिर्माताओं की ये चिंता है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं में बढ़ोतरी होगी, भारतीय कंपनियों की विश्वसनीयता कम होगी और मानकों का पालन करने के लिए उद्योगों को दिए गए सीमित समय की वजह से निर्यात आदेश किसी और को मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए विस्कोस स्टेपल फाइबर पर QCO ने उद्योग को मानकों के अनुपालन के लिए केवल 30 दिन का समय दिया था। चीन से जल युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत अरुणाचल प्रदेश में बांधों के निर्माण और रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रहा है। चीन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के नजदीक बांधों का निर्माण कर रहा है। चीन के इस कदम के विरोध में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी में अपनी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शुरू की है। ये परियोजना चीन द्वारा निर्मित बांध के प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगी। इसके अलावा भारत अरुणाचल प्रदेश में ठप पड़ी 3 जल विद्युत परियोजनाओं पर भी काम शुरू कर रहा है। इन परियोजनाओं को मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और विद्युत मंत्रालय की सैद्धांतिक अनुमति के बाद संभवतः नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को सौंपा जाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे मेडोग में यरलंग जांगबो नदी पर 60,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की योजना बना रहा है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलोंग जांगबो कहा जाता है। इस बांध के निर्माण के बाद चीन इस परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र के जल को अपने उत्तरी शुष्क क्षेत्र तक पहुंचाना चाहता है। चीन की 3 अन्य परियोजनाएं योजना निर्माण के अग्रिम चरण में हैं और ये परियोजनाएं हैं दागू में 640 मेगावाट की परियोजना,
बायू में 710 मेगावाट की परियोजना और होंग्यू में 800 मेगावाट की परियोजना। चीन के इस बढ़ते अवसंरचना निर्माण से कई चिंताएं जुड़ी हुई हैं। नदी के निचले अपवाह क्षेत्रों, विशेष रूप से भारत के प्रदेशों को पर्यावरणीय सहित कई प्रकार के दुष्प्रभाव सहने पड़ेंगे। अपवाह को मोड़ने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के लिए आवश्यक जल की कमी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जल संबंधी अवसंरचना का उपयोग क्षेत्रीय सीमांकन और नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती है। तिब्बत में बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये भारत के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 30% और संपूर्ण जल विद्युत क्षमता का 40% उपलब्ध कराती है। इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी तट पर सुबनसिरी, बोरगोंग, उत्तर में धनसिरी और मानस आदि, और दक्षिणी तट पर नवदेहिंग, बूढ़ी देहिंग, देसांग, दिकहो और भोगदोई। और अगली खबर केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की बैठक में रेखांकित किया गया है कि ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद का गठन किया जा रहा है। इस परियोजना की लैंडस्केप प्रबंधन योजना और पर्यावरण प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन हो सकेगा। इससे पहले 2022 में जल शक्ति मंत्रालय ने जीपीएल के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना जारी की थी। इसे केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार किया गया था। ये बाघों, गिद्धों और घड़ियाल जैसी फ्लैगशिप प्रजातियों के लिए बेहतर पर्यावास संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करती है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत शुरू की गई पहली परियोजना है। इसके तहत केन नदी से बेतवा नदी में जल का स्थानांतरण किया जाएगा। केन और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। ये परियोजना सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। ये पेयजल उपलब्ध कराएगी, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या को हल करेगी और इससे जल विद्युत का उत्पादन होगा। हालांकि केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का लगभग 7.6% क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। ये परियोजना जीव और वनस्पति विविधता के समक्ष खतरा पैदा करेगी। इसके अलावा इसमें लगभग 20 लाख वृक्ष काटे जाएंगे, जिसकी भरपाई होना कितना मुश्किल होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 वन्य जीव अभ्यारण्यों और उत्तर प्रदेश के 1 वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाने के प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकारों ने मंजूरी दे दी है। ये अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश के नौरादेही और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, जो कि अब जल शक्ति मंत्रालय है, इसने तैयार किया था। इसका उद्देश्य जल की अधिकता वाले बेसिन से अधिशेष पानी को जल की कमी वाले बेसिन में स्थानांतरित करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने 30 नदी लिंक की पहचान की थी। इनमें 16 प्रायद्वीपीय घटक और 14 हिमालयी घटक की नदियां शामिल हैं। हैदराबाद में भारत के पहले स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से की जाएगी। WEF एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। C4IR विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में 18वां केंद्र होगा। WEF का औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। हैदराबाद में बनने जा रहे C4IR जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति को इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है। ये उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक सामूहिक शब्दावली है। ये शब्दावली भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच अंतर को सीमित करती है। इंडस्ट्री 4.0 को इंडस्ट्री 3.0 पर ही निर्मित किया गया है। इंडस्ट्री 3.0 काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। इंडस्ट्री 4.0 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ व्यवसायों की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करेगी और इस तरह से इंडस्ट्री 4.0 कई संभावनाओं को जन्म देती है। इसमें शामिल हैं व्यक्तिगत और वहनीय स्वास्थ्य सेवा, MSME क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना, ईज ऑफ लिविंग, दक्षता और उत्पादकता में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना आदि। इसकी मुख्य चिंताओं की बात करें तो इसमें स्वचालन के कारण रोजगार की हानि होगी। इसके अलावा असमानताओं में वृद्धि होगी, निजता का उल्लंघन होगा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होंगी। भारत की इस संबंध में जो प्रमुख पहले हैं उसमें इंडस्ट्री 4.0 का लाभ उठाने के लिए
डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर पहलें शुरू की गई हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार ई श्रम पोर्टल, ई नाम, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और स्टार्टअप इंडिया आदि। अब इनमें जो औद्योगिक क्रांतियों की अगर हम बात करें तो 1.0 जो औद्योगिक क्रांति थी वो स्टीम इंजीनियरिंग पर आधारित थी, जो कि 1760 से 1840 के बीच रही। 2.0 असेंबली लाइन से संबंधित थी, जो कि 1830 के दशक से 1915 तक रही। और 3.0 कंप्यूटिंग या इंटरनेट न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रहा। ये 1969 से 2010 तक बना रहा। और इसके बाद शुरू होता है दौर इंडस्ट्री 4.0 का। इंडस्ट्री 4.0 के तहत डिजिटलीकरण या मूल्य श्रृंखलाओं का एकीकरण किया गया। इसके तहत क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिया गया। दूसरा था प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का डिजिटलीकरण करना। इसके तहत ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुस्तरीय ग्राहक अंतरक्रिया और ग्राहक प्रोफाइलिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट सेंसर्स की बात हुई। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो तीसरा पहलू था वो था डिजिटल व्यापार मॉडल और ग्राहकों तक पहुंच का। इसके अंतर्गत 3D प्रिंटिंग, प्रमाणीकरण और फ्रॉड डिटेक्शन, एडवांस ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस और लोकेशन डिटेक्शन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दिया गया। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अग्रिम प्राधिकरण योजना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने AAS के तहत निर्यात दायित्व विस्तार के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इस कदम के माध्यम से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ संपूर्ण निर्यात दायित्व विस्तार प्रक्रिया को स्वचालित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे व्यापार करने में सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एक कर मुक्ति योजना है। इसे भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के तहत शुरू किया है। इस योजना के तहत निर्यात के लिए उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल या इनपुट्स पर आयात शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान की जाती है। ये योजना उन इनपुट्स के कर मुक्त आयात की अनुमति देती है जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये उन पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक आदि की भी अनुमति देती है जिनका निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी IFSCA ने ESG परियोजनाओं के संबंध में एक फ्रेमवर्क जारी किया है। ये फ्रेमवर्क वित्त प्रबंधन संस्थाओं द्वारा ESG यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस योजनाओं से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए जारी किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक विश्व स्तर पर प्रबंधन के तहत 1/3 से ज्यादा परिसंपत्तियां ESG से संबंधित होंगी। ESG एक ऐसा ढांचा है जो हितधारकों को एक संगठन के पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन को समझने में मदद करता है। इसके पर्यावरणीय कारकों में जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता आदि शामिल है। सामाजिक कारकों में ग्राहक संतुष्टि, डेटा संरक्षण और निजता, जेंडर और विविधता आदि शामिल हैं। गवर्नेंस से संबंधित कारकों में बोर्ड संरचना, लेखा परीक्षा और समिति की संरचना आदि शामिल हैं। नेचर रिस्क प्रोफाइल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और S&P ग्लोबल ने नेचर रिस्क प्रोफाइल को लॉन्च किया है। NRP का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को प्रकृति से संबंधित जोखिम को मापने और उसका समाधान करने में सक्षम बनाना है। NRP प्रकृति के प्रभावों और निर्भरताओं पर वैज्ञानिक रूप से मजबूत एवं कार्रवाई योग्य विश्लेषण प्रदान करके ये लक्ष्य पूरा करेगा। इसकी कार्यप्रणाली कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर आधारित है। इस फ्रेमवर्क को दिसंबर 2022 में अपनाया गया था। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकारों के लिए कानूनी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे व्यवसायों को उनके जोखिमों, निर्भरताओं और जैव विविधता पर प्रभावों की नियमित रूप से निगरानी और आकलन करने तथा पारदर्शी रूप से खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्षम किया जा सकेगा। अगला टॉपिक है भारत प्रवाह। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने भारत प्रवाह, भारत अपनी नदियों और तटों के साथ पहल शुरू की है। भारत प्रवाह पहल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से साहित्य, संवाद और संचार द्वारा आम आदमी के दिन प्रतिदिन के जीवन में नदियों, पत्तनों, पोत परिवहन की भूमिका को उजागर करेगी। हमारी नदियां और समुद्र हमसे गहनतम रूप से जुड़े हुए हैं। इनका भारत के सामाजिक मानस से सीधा जुड़ाव है। ये हमारी उन आर्थिक गतिविधियों, अनुष्ठानों, धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो संपूर्ण भारत के लोगों और उनके दिलों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम में द्वारका, पूर्व में गुवाहाटी, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में रामेश्वरम।
ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम के तहत 200 जनजातीय महिलाओं को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए उनके बीच कौशल और उद्यमशीलता की भावना का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उन्हें कई व्यावसायिक और कार्यात्मक कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन संसदीय संकुल परियोजना के तहत किया जा रहा है। संसदीय संकुल परियोजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, जबरन पलायन को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अगला टॉपिक है परख। परख यानी समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन विनियामक परख को अधिसूचित किया है। परख को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया था। ये छात्रों को सीखने के परिणामों और उनके द्वारा प्राप्त 21वीं सदी के जीवन कौशल के आत्म मूल्यांकन के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। ये देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और आकलन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य करता है। ये मूल्यांकन दिशा निर्देश अलग अलग राज्य बोर्डों में नामांकित छात्रों के अंकों में असमानताओं को दूर करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।